हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज के इस लेक्चर में क्या है। हम डिस्कस करेंगे रीजन्स बिहाइंड कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया। फिर हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। साइमन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है, जिसको देने की भारत को वादा किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, साल्ट मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। गांधी इरविन पैक्ट किया था। फिर हम पढ़ेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च किया गया। और लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में। और उस लेक्चर के लास्ट में, यानी कि जो थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया था, उसके लास्ट में मैंने बताया था आपको चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में, जिसकी वजह से बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। और क्या क्या रीजंस थे। जो पहला रीज़न था सबसे इम्पोर्टेंट, वो था वायलेंस, जो मैंने बताया आपको। हिंसा होने लगा था इस आंदोलन में, और महात्मा गांधी मानते थे कि जो भी आंदोलन होंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो अहिंसात्मक होंगे, नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट पे होंगे। लेकिन जब वायलेंस शुरू हो गया तो ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक जो कहे कि न्यू था जो इस आंदोलन का, वो उसके अगेंस्ट में जा रहा था ये चीज़। तो इसलिए वायलेंस होने के बाद, स्पेशली चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि गांधी जी को अब ऐसा लगने लगा था कि जो सत्याग्रहीज हैं, जो सत्याग्रही लोग हैं, जो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमको आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, क्या चीज़ें हैं जो हमको करनी है, क्या एक्टिविटीज़ हमको नहीं करनी है। तो ये एक ज़रूरत महसूस हुआ था महात्मा गांधी को उस समय। सम कांग्रेस लीडर्स वर नॉट टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल। बहुत सारे कांग्रेस लीडर ऐसे थे जो अब मास स्ट्रगल के, यानी कि जो लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, इससे वो थक चुके थे। ठीक है, वो चाहते थे कि कुछ और इसके अलावा किया जाए। क्या किया जाए? दे वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल एंड आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म। कांग्रेस लीडर जो इस आंदोलन से थक चुके थे, वो अब चाहते थे कि अब हमको प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको याद हो, जब मैंने पिछला लेक्चर में डिस्कस करा था, तो मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कांग्रेस लीडर्स ने और बहुत सारे लीडर्स ने जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे, जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे, जो प्रांतीय चुनाव हो रहे थे, उसको उन्होंने बाइकआउट कर दिया। लेकिन बाद में उनको लगने लगा कि नहीं, इस इलेक्शन में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हम जब खुद इलेक्शन करके, इलेक्शन के द्वारा जब चुन करके, जीत करके जब हम काउंसिल में आएंगे, उसके बाद जो है हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में अपनी बात रखेंगे और रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यू करेंगे, हम सुधार के लिए अपनी बात करेंगे। तो ये था। इसी दौरान एक नई पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर ही, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसका गठन किया था बच्चों CR दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीर, ये CR दास जी हैं और ये मोतीलाल नेहरू जी हैं। इनको ये पार्टी जो बनाई गई थी स्वराज पार्टी, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद हम गवर्नमेंट में अंदर जा करके, यानी कि गवर्नमेंट के हम हिस्सा बन करके, और सुधार के लिए हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन बहुत सारे उस समय जो युवा नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग चाहते थे कि हम अब सुधार के लिए बात नहीं करें, बल्कि हम इंडिपेंडेंस के लिए बात करें। हम अंग्रेजों से हम इस बात के लिए बात ना करें कि हमें ये सुधार करके दे दीजिए, हमें ये नियम चाहिए, ये कानून चाहिए। ऐसा नहीं, वो चाहते थे, जो युवा नेता थे उस समय, वो चाहते थे कि नहीं, हम इनसे मांग क्यों करें, हमको तो इनको देश से ही बाहर करना है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए इन सभी ब्रिटिशर्स से। तो ये एक तरीके से दो आइडियोलॉजी चल रही थी। अब इसी दौरान जो है दो चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने 1920s का जो लास्ट समय था, यानी कि कहे कि 1925 के बाद और 1930 के आसपास का जो समय था, उस समय की इंडियन पॉलिटिक्स को दो चीज़ों ने बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा असर डाला। जिसमें पहली चीज़ थी द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन।
अगर आपको याद हो क्लास 9th की हिस्ट्री में जो नाजिज़म का चैप्टर आपने पढ़ा था हिटलर के बारे में, उसमें आपको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपने हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। एक तस्वीर आपको याद होगी जिसमें ट्रॉली में लोग नोट भर करके और जा रहे हैं ब्रेड खरीदने के लिए, जर्मनी का एक पिक्चर दिया हुआ है। तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय चल रहा था, आर्थिक मंदी का समय चल रहा था। और यह वह समय था जब एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी से गिरनी शुरू हो गई 1926 और के बाद में और 1930 तक। और एग्रीकल्चरल गुड्स का जो डिमांड था, जो मांग थी, जो अनाज की, वो धीरे धीरे कम होने लगी। इस वजह से एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगा। अब पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, उनको अपनी जो फसल थी वो बेचने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें मुनाफा कमाने में दिक्कत आ रही थी। और इस वजह से 1930 आते आते जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे जो है बहुत असंतोष का माहौल तैयार हो गया। लोग जो है बहुत नाराज़ हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। दूसरा जो रीज़न था वो था साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, साइमन कमीशन जो है ये नवंबर 1927 में जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, इसको टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं। टोरी किसी का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टोरी एक्चुअली जो कंजर्वेटिव, वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली है, जो ब्रिटेन में दो पॉलिटिकल पार्टीज मेन पॉलिटिकल पार्टी में आती हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। तो उस समय जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसको टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं, टोरी गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो इस बात की वकालत करे कि जो मोनार्क है, जो राजतंत्र है, राजतंत्र बने रहना चाहिए। यानी कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है राजा को सुप्रीम मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो टोरी गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक ऐसा कमीशन जिसके बारे में संविधान में न लिखा हो, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बना करके ऐसे कमीशन का, एक ऐसे आयोग की गठन की जाती है। तो इस आयोग की गठन किया गया। इसका नाम था साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि जो इसके हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, तो इसलिए इसको बोला गया साइमन कमीशन। जब ये भारत आया साइमन कमीशन, तो इसका बहुत विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए, इसको जानने की कोशिश करते हैं। साइमन कमीशन को सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको फॉर्म क्यों किया गया था, इसको बनाया क्यों गया था। इसको बनाने का एक कारण ये था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया में, यानी कि जो संवैधानिक जो व्यवस्था है भारत के अंदर, उसको फंक्शनिंग उसकी कैसे चल रही है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इस साइमन कमीशन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भारत से हो, कोई भारतीय नहीं था। इसलिए जो है इस कमीशन का विरोध किया गया। और 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत में पहुंचा, तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए इसका विरोध किया, इसको अपोज किया। और इसमें सभी पार्टीज, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। और कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने जो है इस आंदोलन में भाग लिया। अब जो है जब ये आंदोलन बढ़ने लगा, तो इस आंदोलन को कम करने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए, जो उस समय भारत के वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक ऑफ़र लाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ़र देने का मेन मकसद यही था कि जो आंदोलन चल रहा है भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसको थोड़ा सा रोका जाए। ठीक है, तो एक तरीके से एक कहे तो एक छोटा सा एक लालच देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, और कब देंगे ये भी नहीं बताया। ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन रोकने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया? अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे भारत को, ऐसा कहा। कब देंगे ये नहीं बताया, और साथ ही साथ कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है। ध्यान दीजिए, जो भारतीय लोग थे, स्पेशली जो युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि मैंने बताया, इनके जैसे जो लोग थे वो चाहते थे कि भारत को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, ब्रिटिशर्स को हम भारत से बाहर भेज दें। लेकिन लॉर्ड इरविन ने क्या एक ऑफर दिया है कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि भारत में अंग्रेज रहेंगे, लेकिन कानून बनाना, देश को चलाना, ये सब काम जो है वो इंडियन खुद करेंगे। बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक देश है जिसके अंदर सब काम जो है भारतीय करेंगे, और जो राजा होगा, सुप्रीम जो व्यक्ति होगा, वो बस एक अंग्रेज होगा। ठीक है, यानी कि एक अंग्रेज के कंट्रोल में रह करके हम सारे काम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि फुल इंडिपेंडेंस तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम अपना काम करने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरीके का ऑफर जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया।
लेकिन कब ऐसा दिया जाएगा, कब ये दर्जा दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस का, ये नहीं बताया गया। ये है लॉर्ड इरविन। अब जो है ये जो ऑफर था, ऑब्वियस सी बात थी, कांग्रेस लीडर इससे बहुत खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। जो रेडिकल्स थे, जो बहुत विद्रोही किस्म के जो युवा नेता थे उस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेहरू हों चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, ये लोग उसमें बहुत खुल करके सामने आने लगे और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, इनके विरोध में आकर के बातें जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से अपनी बातों को ये लोग रख रहे थे। जबकि जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, यानी कि जो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि अंग्रेज रहें, उनके कंट्रोल में हम रह करके शासन करते रहें, कुछ अधिकार हमको भी मिल जाए, मतलब जो समझौता करना चाहते थे ब्रिटिशर्स से, वो जो है धीरे धीरे जो है उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो प्रभाव था, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा। अब इसी दौरान जो है एक नया डिमांड रखा गया युवा नेताओं के द्वारा, जो था पूर्ण स्वराज का डिमांड, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड। कब रखा गया? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उनकी प्रेसिडेंसी में लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग हुई, यानी लाहौर कांग्रेस हुआ। और इसी लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया का डिमांड रखा। कब हुआ ये? दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था? लाहौर में। ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जो भी मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको ध्यान से आप सुनते रहिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि 1930 में 26 जनवरी को वी वुड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, यानी कि अगले साल, यानी कि 1930 में 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इसी दिन हम प्रतिज्ञा करेंगे किस चीज़ के लिए? कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और इसके लिए हम संघर्ष करना शुरू करेंगे। तो ये मांग रखी गई। लेकिन ये जो मांग थी, ये जो डिमांड थी, ये जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। इसलिए अब महात्मा गांधी को लगा कि अब कुछ और करना चाहिए। उनको लगा कि कुछ और कंक्रीट इश्यूज़ जो कि लोगों की एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई हो, उसको लेकर के हमको सामने आना पड़ेगा। ठीक है, कंक्रीट इश्यूज़ का मतलब है जो ज़्यादा समझ में आए। जब फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बहुत सारे लोगों की समझ से ये चीज़ परे थी। ठीक है, लोग तो बस ये चाहते थे कि अंग्रेज जो है टैक्स ना लें। हाँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे थे, जिस बात को लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए महात्मा गांधी को लगा कि अब हमको किसी ऐसे इश्यूज़ को लेकर के सामने आना चाहिए जिससे लोग खुद को रिलेट कर सकें, लोगों को लगे कि हाँ, ये अब मेरे काम का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो ये जो है नई चीज़ अब शुरू होने वाली थी, और ये शुरू हुआ सॉल्ट मार्च के साथ। क्या था ये? महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को लगा कि जो नमक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को जोड़ सकती है। 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा, और उस लेटर में उन्होंने अपने 11 डिमांड्स रखे। क्या थे इस डिमांड में? इस डिमांड में कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ ऐसे डिमांड थे जो कि जनरल इंटरेस्ट के थे, यानी जो हर किसी के काम के थे। और कुछ डिमांड ऐसे थे जो जो अलग अलग क्लासेस हैं सोसाइटी में, चाहे महिलाएं हो, चाहे डिप्रेस्ड सोसाइटी हो, अपर क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, तो सबके लिए अलग अलग जो है डिमांड्स उसमें रखे गए थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या किसान हो। इसमें आइडिया क्या था? द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग। ठीक है, जो 11 डिमांड रखे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, वो वाइड रेंजिंग थे, यानी कि बहुत ही गरीब व्यक्ति से लेकर के बहुत अमीर व्यक्ति तक के डिमांड को उसमें रखा गया था। इसलिए किया गया था ताकि जो है अगर आंदोलन होता है तो जो सोसाइटी के जो सभी क्लासेज हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, वो सब एक यूनाइटेड कैंपेन में सामने आ सकें, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकें। इस डिमांड में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिमांड था वो था सॉल्ट लॉ को एबोलिश करना, यानी कि नमक सत्याग्रह को ख़त्म करना। क्या था? सॉल्ट लॉ को क्यों जोड़ा गया? द सॉल्ट लॉ, द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, सॉल्ट लॉ जो था उसके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब ये था कि नमक उत्पादन का काम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती थी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कहा कि यह ब्रिटिश रूल का सबसे ऑपरेसिव फेस है, यानी कि सबसे
जो बुरा काम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई कर सकती है तो वो यही कर सकती है कि वो नमक के ऊपर भी कर ले। क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जो नमक है वो हर किसी के काम की चीज़ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने खाने में नमक प्रयोग न करता हो। तो नमक के ऊपर जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसके ऊपर भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो ये बहुत ही उनके हिसाब से बहुत ही बुरी चीज़ थी। साथ ही साथ एक और चेतावनी भी दी गई। चेतावनी क्या थी, वार्निंग क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक अगर हमारे डिमांड फुलफिल नहीं हुए तो कांग्रेस एक नया आंदोलन चलाएगी जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हम शुरू करेंगे। अब जो इरविन था, जिसको ये डिमांड भेजा गया था, जो वायसराय था, वो निगोशिएट करने के पक्ष में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई निगोशिएशन किया जाए, कोई बात इनकी मानी जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने बात नहीं मानी। जब उसने बात नहीं मानी तो अब क्या किया गया? फिर जो है महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। कब? 12 मार्च को। उनके साथ उनके 78 फॉलोअर्स थे, जो उनके वॉलंटियर्स थे। उनके साथ जो है 12 मार्च को उन्होंने सॉल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा शुरू कर दी। साबरमती आश्रम जहाँ पे वो रहते थे महात्मा गांधी, वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। और वो एक तटीय शहर है, एक कोस्टल टाउन है गुजरात में जिसका नाम है दांडी, वहाँ तक की वो यात्रा की गई थी। ये सॉल्ट मार्च की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब इसमें क्या था, ये जो मार्च था साबरमती आश्रम से दांडी तक का, ये 240 माइल्स का था, यानी 240 माइल्स का था, जिसमें प्रत्येक दिन ये लोग 10 मील की यात्रा तय करते थे, 10 मील की दूरी तय करते थे, यानी कि कुल 24 दिन तक ये यात्रा चलती रही। करीब हजारों लोग, जब महात्मा गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, तो हजारों लोग रास्ते में उनको सुनने के लिए आते थे, उनको रोकते थे, उनसे कहते थे कि आप कुछ बताइए। तो महात्मा गांधी उनको वहाँ पे स्वराज का मतलब समझाते थे कि स्वराज का क्या मतलब है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो हम आंदोलन करेंगे वो हम शांतिपूर्वक करेंगे, उसमें कोई हम हिंसा नहीं करेंगे। फाइनली 24 दिन की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ दांडी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, वायलेट किया। किस तरीके से? लॉ बना, सॉल्ट बना करके, यानी कि जो है सॉल्ट लॉ में ये था कि कोई भी नमक बनाएगा नहीं। नमक बनाने का मतलब ये होता है कि समुद्र से पानी निकालिए, पानी को वो कर दीजिए, इवोपरेट जब हो जाता है, वाष्प उस बन के उड़ जाता है, तो जो बचता है वो नमक है। तो ये बनाने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने मना किया था ऐसा कानून बना करके। तो उन्होंने इस कानून को तोड़ा, उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया और नमक बनाया, और इस तरीके से इस कानून को तोड़ दिया गया। और यही शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, अगर डेट पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 6 अप्रैल। ठीक है, और अगर पूछा जाता है किस इंसिडेंट से, किस घटना से, तो सॉल्ट लॉ के ब्रेक होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब सवाल होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों में अंतर क्या है? People were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें ये था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि हिंद स्वराज जो बुक महात्मा गांधी ने लिखा था उसमें उन्होंने यही बताया था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि हमने उनको कॉपरेट किया है, हमने उनको सहयोग दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम सहयोग नहीं देंगे, हम असहयोग करेंगे, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन शुरू करेंगे। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें बस ये था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि हम लॉ को ब्रेक भी करेंगे। लॉ को नहीं मानना और लॉ को ब्रेक करना दोनों यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है। ठीक है, जैसे सॉल्ट लॉ को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, नमक कानून, नमक बनाया गया। ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ हम नॉन कॉपरेशन करते तो हम क्या करते कि हम नमक नहीं खाएंगे, मान लो हम कह देते हम नमक नहीं खाएंगे, हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ नॉन कॉपरेशन होता है कि हम नमक नहीं खाएंगे, आप बेचिए हम नहीं खाएंगे। लेकिन हम नमक खाएंगे और आपने कानून बनाया है कि नमक नहीं बनाना है, हम इस कानून को तोड़ेंगे, हम नमक बनाएंगे और तब हम नमक खाएंगे। तो पहले वाले में नॉन कॉपरेशन में हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरे वाले में हम लॉ को ब्रेक कर दे रहे हैं। तो ये जो है किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को नमक बनाते हुए दिखाया गया है। अब इसमें और क्या किया गया सिविल डिसोबीडियंस में? फॉरेन क्लॉथ्स वेर बाइकॉटेड, लोगों ने विदेशी कपड़े पहनने बंद कर दिए। लीकर शॉप्स वेर पिकेटेड, जो भी शराब की दुकानें थी उसकी बंदी कर दी गई। प्रेजेंट्स ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं चुकाएंगे, चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे। रेवेन्यू के यानी कि जो फसल उगा रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है उस टैक्स को हम नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्स क्या था
यानी कि जो किसान थे उनकी फसल की रक्षा करने के लिए, उनके गांव की देखभाल करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ चौकीदारों की नियुक्ति की जाती थी, तो उनके उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हम चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे। इसके अलावा विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन, जो गांव में जो अधिकारी लोग थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो भारतीय जो व्यक्ति थे। फॉरेस्ट के पास रहने वाले जो लोग थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करना शुरू किया। फॉरेस्ट लॉ उस समय जो बनाया गया था कि किस फॉरेस्ट में आपको एंटर करना है, किस फॉरेस्ट में एंटर नहीं करना है, लकड़ियाँ उठानी है कि नहीं उठानी है, जानवर उसमें चराने हैं कि नहीं चराने हैं, ये सब लॉ जो है ब्रेक कर दिया गया। बिना किसी बाउंडेशन के लोग जो है फॉरेस्ट में एंटर करना शुरू कर दिए, लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू किए, उन्होंने अपने जानवरों को वहाँ पर चराना शुरू कर दिया। अब ये जो काम किए जा रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो लोग रिएक्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको एक एक करके सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, और इस वजह से बहुत सारे जगहों पे वॉयलेंट क्लैशेस हुए, हिंसक झड़पें हुई लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में। इसी दौरान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के एक बहुत ही शिष्य थे, अच्छे शिष्य थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया अप्रैल 1930 में। और उसके बाद जो भीड़ जो थी वो गुस्सा गई, कहाँ पे? पेशावर में। पेशावर आज के समय में पाकिस्तान का एक जगह है, तो वहाँ पे जो है अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी होने के बाद भीड़ बहुत गुस्सा हो गई, और उन्होंने सीधे जो है जो सेना के जो हथियार वाली जो गाड़ियाँ थी जिसमें हथियार रखे होते थे, उसके सामने आके लोग खड़े हो गए। जो पुलिस फायरिंग कर रही थी उसके सामने लोग आ गए, और इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए इस आंदोलन के दौरान, इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। सोलापुर, जो इस समय महाराष्ट्र में है, उसके अगेंस्ट में, महात्मा गांधी के अरेस्ट करने के अगेंस्ट में आकर के सोलापुर के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर ने, यानी कि जो कारखानों में जो काम करते थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ जहाँ कोई भी ऐसी जगह जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी, सबके ऊपर उन्होंने अटैक करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डर गई थी, और उसने जो है डर के मारे जो है लोगों को बहुत बुरी तरीके से कुचलना शुरू कर दिया, आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया, लोगों को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अब जो सत्याग्रही जो थे बहुत शांत तरीके से जो है आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इनको भी पीटा गया, और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया इस आंदोलन के दौरान। इसके बाद महात्मा गांधी ने, जब इतना हिंसा होने लगा, तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ कर लिया, वापस ले लिया, और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ उन्होंने एक समझौता किया, लॉर्ड इरविन के साथ। क्या था इरविन के साथ समझौता? महात्मा गांधी तैयार हो गए कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दरअसल अंग्रेजों के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में, लंदन में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुका था, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि ये राउंड टेबल है, ठीक है, और चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, जो भी ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस हैं, जो जिसकी जो प्रॉब्लम है, जो बात रखनी है, सब बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। राउंड टेबल है ये, ठीक। तो सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसमें जो है महात्मा गांधी तैयार हो गए कि ठीक है, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और गवर्नमेंट कही कि ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जो है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, उनको जो है हम उनको जो है जेल से रिहा कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे। फाइनली दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, निगोशिएशंस की, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में रूल करेंगे, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई। फाइनली कोई बातचीत फाइनल तक नहीं पहुँची, और ये बातचीत जो है बंद हो गई, और महात्मा गांधी जो है डिसअपॉइंट होकर के, निराश होकर के वापस भारत चले आए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो है फिर से भारतीयों के ऊपर जो है उनके आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया है, उन्हें पीटना शुरू कर दिया है, और खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को फिर से जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस को इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिसके द्वारा लोग कोई भी मीटिंग न कर सके, कोई आंदोलन न कर सके, किसी भी चीज़ को बाइकआउट न कर सके। और ऐसे कंडीशन में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बंद कर दिया गया था पहले, उसको हम फिर से लॉन्च करेंगे। लेकिन
फिर से लॉन्च करने के बाद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। लगभग 1 साल चलने के बाद यह मूवमेंट जो है फाइनली 1934 में फिर से इसने अपना मोमेंटम खो दिया और यह आंदोलन बंद हो गया। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही था। आइए आज के लेक्चर में बस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेम द लीडर हु गिव द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज। तो इसका आंसर आपको पता होगा, पूर्ण स्वराज की डिमांड जो लाहौर कांग्रेस सेशन में रखी गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वाज साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया। फिर है हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड दैट गांधी जी पुट फोर्थ इन हिज लेटर टू इरविन। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है हाउ डिड द ब्रिटिश अथॉरिटीज रेसिप्रोकेट टू द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन। यानी कि साइमन कमीशन को जब विरोध किया गया तो उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने क्या किया। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। वाई डिड महात्मा गांधी सेंड 11 डिमांड्स इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन। हु वॉज साइमन, वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, वाई डिड इट फेल। तो सब आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1929। इसमें आप लिख सकते हैं कौन इसका अध्यक्ष था, क्या डिमांड रखा गया, क्या हुआ। When was civil disobedience movement launched? How was it different from the non-cooperation movement? मैंने इसको डिस्कस किया था। Why was salt considered a more effective weapon for the protest against Britishers? मैंने आपको बताया कि नमक ही क्यों चुना गया, क्या रीज़न था। Describe the Dandi March, इसके बारे में आपको लिखना है। Explain how Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement in India. और लास्ट क्वेश्चन है Why did Gandhi जी decide to call off the civil disobedience movement in India? तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।